हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स, जो कि अक्टूबर मंथ का है। देखिए, इसके पहले भी हम लोग रेगुलर आ रहे थे, लेकिन बीच में आप लोग का इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए हमने स्किप कर दिया 2 मंथ का। लेकिन अभी देखिएगा, वर्तमान में जो परीक्षाएं हुई, खास करके जो एएसओ का हुआ, बीपीएससी और 71st का हुआ, तो आप सबको इसका महत्व पता चला होगा कि प्रतियोगिता दर्पण का कितना महत्व है। क्योंकि कंसेप्चुअल तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, फैक्चुअल पूछा ही जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है। और ऐसे में अगर एक एक पॉइंट अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर करंट अफेयर को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी एईडीयू है, तो इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की CGL 4 एएसओ है, बीएसओ है। इसके अलावा जो 72वीं बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि साथियों, आप सभी को पता है कि अभी जो करंटली एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स का रोल कितना बढ़ चुका है। अभी खास करके जैसे कि बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी बीएसएस CGL 4 एएसओ, बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, इसके अलावा बीएसओ एग्जाम हो गया। इन सारे सहित जो भी आगामी परीक्षा है, उसमें करंट अफेयर्स ही सफलता का रीढ़ की हड्डी होगी। और इसी बढ़ते महत्व को समझते हुए हम लोग यहाँ पर तैयार किए हैं, जो कि हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स है, और जो हर सवाल के मूल तक पहुँचेगा, यानी कि उसकी एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आगामी हर परीक्षा की जरूरत को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें आपके जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाएं मिलेगी, वन लाइनर तथ्यात्मक बिंदु मिलेगा, परीक्षा उपयोगी तुलनात्मक यहाँ पे सही गलत मिलेंगे, अंतिम समय की रिवीजन सामग्री ये होगी। और इसका पीडीएफ भी आपको हम लोग देने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए पूरे ये नोट्स को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर मंथ का देखते हैं। आगे की सीरीज हम लोग जल्द ही लाएंगे, नवंबर मंथ का भी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिक्र करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और मात्र 11 रुपये में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति प्रति वर्ष 14 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं। ये हर साल होता है, कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं वो 14 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया गया, ये कौन सा था, तो 79 नंबर का था, यानी कि 79वां नंबर का था ये, अर्थात 78 वर्ष पूरा हो चुके हैं आज़ादी के। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूँकि इसी दिन पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, 2 राष्ट्र बने थे। राष्ट्रपति के संबोधन के प्रमुख बातें, तो चूंकि एग्जाम के संदर्भ में राष्ट्रपति ने जो संबोधन किया है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने वाले स्तंभ, तो कौन कौन से स्तंभ बताए गए हैं? 4 स्तंभ बताए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना। और ये सारे राष्ट्रपति के संबोधन से संबंधित है। एआई क्षमता मजबूत करने हेतु इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की संबोधन। अब चलिए, राष्ट्रपति के बाद जो पीएम मोदी की संबोधन हुई है, इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। देखिए, इस बार जो 2025 का स्वतंत्रता दिवस था, इसका थीम क्या था? थीम आपसे पूछा जा सकता है, तो थीम क्या है? नया भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा, थीम इस बार का 2025 का नया भारत है। मिशन सुदर्शन चक्र, तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये घोषणा किया मिशन सुदर्शन चक्र का, जो कि वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने को लेकर के है, जिसमें 10 वर्षीय मिशन सुदर्शन चक्र यानी 2035 तक देश के महत्वपूर्ण स्थलों प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाएंगे मिशन का सुदर्शन चक्र से। और पीएम विकसित भारत योजना, तो युवाओं को रोजगार के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना। तो ये योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पीएम विकसित भारत योजना। इससे क्या हुआ कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को, यानी कि जो फर्स्ट टाइम नौकरी पाएंगे निजी क्षेत्र में, उनको 15,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। और 2 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? तो पीएम विकसित भारत योजना के तहत। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसके आगे हम लोग डीप में और देखेंगे इसको, जो कि समुद्र के भीतर तेल गैस के भंडार खोजने हेतु मिशन मोड में काम करेगा। नेशनल क्रिटिकल मिशन, तो जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं
उसमें आत्मनिर्भर बन सके भारत, इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिएगा तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, लाल किले पर सबसे अधिक बार ध्वजारोहण करने वाले या संबोधन करने वाले, तो सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो JLN यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है 17 बार। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 16 बार और फिर नरेंद्र मोदी जी 12 बार किए हैं और करेंटली अभी हैं, तो आगे भी ये करेंगे। ठीक है। कर्तव्य भवन, कर्तव्य पथ पर बने नए भवन, देखिए कर्तव्य पथ पर एक नया भवन बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, कर्तव्य भवन। और ये प्रोजेक्ट किसके तहत बनाया गया है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये बनाया गया है कर्तव्य भवन। देखिए उसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रमुख मंत्रालय हैं और कार्यालय हैं उनको एक जगह पर लाना। इसका उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को PM मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो एयरबस C295 ये सैन्य परिवहन विमान है, एयरबस C295, और ये वायुसेना हेतु 56 विमानों हेतु ये भारत और स्पेन स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन के बीच अनुबंध हुआ था सितंबर 2021 में। कितने विमानों के लिए, तो 56 विमानों के लिए। किसके लिए, तो वायुसेना के लिए, सैन्य परिवहन के लिए। इसमें से 16 विमान स्पेन से निर्मित होकर के भारत में आने थे और 40 विमानों का निर्माण भारत में ही गुजरात में वडोदरा में करना था, जिसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSCL द्वारा इसका निर्माण भारत में किया जाएगा 40 का, बाकी 16 स्पेन से निर्मित कंडीशन में ही मिले हैं। वजन की बात करें तो इसका वजन टोटल 5 से 10 टन के बराबर है। 11 घंटों तक ये उड़ान करने की क्षमता रखता है। टाटा के साथ देखिए और भी कंपनी के नाम, जैसे कि आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये पूछ सकता है कि ये जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गया, ये भी इसके साथ में मिलकर के काम करेंगे। अगला जो है आपका निसार पूरा है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। निसार तो ये क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा और इसरो का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। प्रक्षेपण इसका बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से किया गया है। और रॉकेट की बात करें तो GSLV S16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, ये जो निसार है। और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं, GSLV को, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV S16 से इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअल में ये 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा यानी कि सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट में निसार को स्थापित करेगा। GSLV रॉकेट का पहला मिशन जिसमें उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, यानी कि GSLV का ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी रॉकेट को, उपग्रह को स्थापित किया जाएगा। अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है, तो देखिए वह ऑर्बिट जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है तथा हर बार जब वह किसी एक विशेष स्थान से गुजरता है तो सूर्य की रोशनी की स्थिति एक जैसी रहती है। इसमें निसार उपग्रह में एल बैंड जो है ना वो नासा ने उपलब्ध कराया है, जबकि एस बैंड इसरो द्वारा उपलब्ध किया गया है। ये दुनिया का पहला द्विआवृत्ति यानी कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी वाला रडार होगा। ये पृथ्वी बर्फ की सतह का हाई रेजोल्यूशन इमेज ये भेजेगा और चाहे दिन हो या रात हो सभी समय में ये तस्वीर HD क्वालिटी में हाई रेजोल्यूशन में उपलब्ध कराएगा। इसके पूर्व इसरो का मिशन रिसोर्स सैट व रिसैट प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके पूर्व भी जो इसरो के 2 मिशंस थे, रिसोर्स सैट और रिसैट, प्रक्षेपित कर चुका है ऑलरेडी इसरो ने। मिशन काल इसका क्या है, तो 5 वर्षों के लिए किया गया है। लोकप्रिय इसका नाम क्या दिया गया है, तो पृथ्वी का MRI स्कैनर, चूँकि रात हो या दिन हो पूरे फ्रेश तरीके से हाई रेजोल्यूशन इमेज उपलब्ध कराएगा, चाहे वो बर्फीले जगह हो, पृथ्वी की जगह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिसेवा रण संवाद 2025। तो त्रिसेवा रण संवाद 2025 क्या है, तो देखिएगा ये युद्ध कला व युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय संवाद है। ये आयोजन इसका कहाँ हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश में आर्मी वार कॉलेज 26 से 27 अगस्त 2025 को हुआ। इसमें शामिल कौन कौन हुए, तो एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, सेना प्रशिक्षण कमान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेवाओं के शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल हुए थे। INS उदयगिरी व INS हिमगिरी नौसेना में शामिल, और ये कहाँ पे, तो हिंद महासागर में हुई है।
26 अगस्त 2025 को कमीशन इनको विशाखापट्टनम से किया गया है। किसको किसको? आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस नीलगिरी को। ठीक है, आईएनएस हिमगिरी को और उदयगिरी को। ये किसके तहत है? तो देखिए प्रोजेक्ट 17A, याद रखिएगा, आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A यानी शिवालिक श्रेणी के तहत 7 स्टील फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाना था, जिसमें नीलगिरी 15 जनवरी 2025 को किया गया था और ये पहला था। इसका पहला पूछेगा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला पहला आईएनएस, तो आईएनएस नीलगिरी है, 15 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया। सेकंड यहाँ पे देखिएगा आईएनएस हिमगिरी है, जो कि जीआरएसी कोलकाता द्वारा निर्मित है, यानी कि गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड से। और आईएनएस उदयगिरी ये मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से बनाया गया है, यानी दोनों मिलकर के इनका निर्माण करेंगी। और निर्माणाधीन, तो अभी 4 जो पुल हैं वो ऑलरेडी निर्माण अधीन है, क्योंकि 7 बनाना है प्रोजेक्ट 7A के तहत, जिसमें से 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला आपका कौन है? नीलगिरी, दूसरा हिमगिरी, तीसरा उदयगिरी। ये दोनों साथ में किया गया है, ये 15 जनवरी 2025 को किया गया था। और 4 अन्य यहाँ पे जो निर्माणाधीन है उनका नाम याद रखिएगा, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस विंध्यागिरी व आईएनएस महेंद्रगिरी है। 2026 के मध्य तक इनको भी नेवी को सौंप दिया जाएगा। स्वदेशी युद्धपोतों में शामिल बेहतर स्टील्थ सुविधाएं, तो ये स्वदेशी रूप से विकसित हो रही हैं। और इसमें क्या है कि उन्नत निगरानी रडार है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल किया गया है, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, सतह से आकाश में मार करने वाली भी मिसाइलें हैं इस पर, यानी कि दोनों लगाया गया है इस पर, और रैपिड फायर गन भी इसमें शामिल है। नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा उदयगिरी का 100वां तथा आईएनएस हिमगिरी 101वां डिजाइन है, यानी कि जो नौसेना का युद्धपोत डिजाइन एक ब्यूरो है, संस्था है, जो कि युद्धपोत का डिजाइन करती है। तो अब तक ये 100 और 101 यानी टोटल 101वां डिजाइन बना चुके हैं, जिसमें 100वां आपका उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी 101वां है। प्रलय मिसाइल के बारे में यहाँ पे देखिए, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछ देगा कि प्रलय मिसाइल क्या है, ऑप्शन दे देगा कि बैलिस्टिक है, तो उसमें जो अर्ध बैलिस्टिक लिखा रहेगा वही सही होगा आपका। ये 150 से 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है प्रलय मिसाइल का, 500 से 1000 केजी तक का ये पेलोड लेके जाने में सक्षम है, 5 टन वजनी है ये, और सुपरसोनिक गति से ये आगे बढ़ता है। मोबाइल लॉन्चर से कम समय में इसको लॉन्च किया जा सकता है प्रलय को, और सेना को शॉर्ट रेंज स्ट्राइक में मदद देगा, यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। डीआरडीओ द्वारा 28 से 29 जुलाई 2025 को इसका सफल परीक्षण किया गया, और इसमें सहयोग किसका रहा? तो अगेन याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मिसाइल अग्नि 5, तो डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर उड़ीसा से 20 अगस्त 2025 को इसका सफल परीक्षण किया गया है मिसाइल अग्नि 5 का, और ये मध्यम दूरी का स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और 1.5 टन वजन पेलोड के साथ ये 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मारक क्षमता रखता है मिसाइल अग्नि 5। और इसके अलावा अग्नि श्रेणी के जो 1 से 4 तक की मारक क्षमता है वो ऑलरेडी पहले बन चुकी है। मणिपुर राष्ट्रपति शासन, तो देखिए राष्ट्रपति शासन फरवरी 2026 तक के लिए मणिपुर में विस्तारित कर दिया गया है, चूँकि वहाँ पे कुकी मैती के बीच संघर्ष चल रहा था, जो जनजाति है वहाँ के। अब देखिएगा एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र, तो इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र जो 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, ये एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली है, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम आईडीवास है। पहला परीक्षण इसका 23 अगस्त 2025 को किया गया है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट पर इसका परीक्षण किया गया है। IAWDS के तहत त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, ठीक है। तो और ये बात करें तो उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगी ये। इसको क्या बोलते हैं? तो वसुरथ बोलते हैं इसको, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुरथ। उच्च शक्ति युक्त लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEO, ये सारे आईडीवास के तहत इसके निर्माण किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, तो
डीप ओशन मिशन, भारत फ्रांसीसी गहरे समुद्र अभियान के तहत इसका डीप ओशन मिशन किया गया है। फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान पोत, फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान पोत पर सवार होकर संस्थान की नौटाइल पनडुब्बी टीम के साथ, तो ये नौटाइल पनडुब्बी टीम कहाँ की है, फ्रांसीसी है। और ये इस पे सवार होकर के जो वैज्ञानिक थे राजू रमेश, जो कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक हैं, ये 4202 मीटर ये नीचे गहरे गए हैं। ये 4202 मीटर हो गए यहाँ पे, ठीक है, मीटर गहरे गए हैं। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कमांडर जतिंदर पाल सिंह हैं भारतीय नौसेना में, ये 5002 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, ये गहरा गए हैं दोनों। समुद्र तल पर भारत व फ्रांस के ध्वज गड़कर रिकॉर्ड बनाए हैं। और दोनों अधिकारी के यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 4202.5 मीटर है ये, और ये है 5002 मीटर गहरा है। CSIR भारतीय वैज्ञानिक 1997, यानी इसके पहले CSIR के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं 1997 में एल्विन, जो अमेरिका का पोत है एल्विन, उस पर 3800 मीटर नीचे गहरे गए थे। और NIO के जो भारतीय वैज्ञानिक है 2002 में नौटाइल यानी फ्रांस के ही 2800 मीटर नीचे गए हैं। ये ऑलरेडी 2 पहले हो चुका है, लेकिन इस बार का जो हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देखिएगा, तो ये दोनों दिया गया है और फ्रांस के नौटाइल से हुआ है। देखिए, स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी मत्स्य 6000 को 2027 तक रवाना करने का लक्ष्य है भारत का। और जो मिशन डीप ओशन मिशन है, ये इसके तहत 6000 मीटर गहरे समुद्र में इसको स्थापित किया जाएगा। मत्स्य 6000 विकसित करने वाला छठा देश बन जाएगा भारत। यानी कि भारत के पहले बात करें तो अमेरिका, रूस, जापान व फ्रांस व चीन, ये लोग 6000 मीटर तक विकसित करने वाले पोत ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कि जो पनडुब्बी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, देखिए वैश्विक स्तर पर खेल का विकास हो सके, ढांचा विकसित हो सके, इसके लिए 2 अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें एक तो हो गया आपका खेल प्रशासक को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 2 अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला इसमें आपका राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 25। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के तहत अगर बात करें हम लोग, तो इसमें लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन करने का प्रावधान, NSB यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। साथ ही खेल महासंघों को RTI के दायरे में लाया गया है, यानी RTI के माध्यम से इसको जवाबदेह बनाया जाएगा। खेल महासंघों के चुनाव की निगरानी हेतु चुनाव अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल तैयार किया जाए। इसके अलावा देखिएगा, तो राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुरूप संशोधन किया गया है। और खिलाड़ियों की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें प्रावधान किया गया है। देखिए, गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु 1 सीट का रिजर्वेशन के लिए संसद से अधिनियम पारित कर दिया गया है। और विधि मंत्री कौन है, तो अर्जुन सिंह मेघवाल है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि गोवा में कितने सीटें हैं, 40, और कितने सीटें रिजर्व हैं, तो 1 है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत अगस्त 2025 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में स्मारकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 3685। यह आपसे पूछ सकता है कि भारत प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल है एवं अवशेषों का अधिनियम कब का है, तो 1958 का है। और इसमें अभी टोटल संख्या कितनी हो गई है, तो 3685, जो कि इसके निगरानी में आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। और इसमें सर्वाधिक 700 से अधिक उत्तर प्रदेश में है, 500 के साथ कर्नाटक दोनों ओर पे है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसके बाद देखिएगा, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अभी भारत में क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। और इसके अनुच्छेद 29A के अनुसार अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो ये 6 हैं। बाकी यहाँ पे मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल की बात करें
यानी कि राज्य स्तरीय दल हैं जो क्षेत्रीय दल, वो 67 है, और पंजीकृत है लेकिन उनको मान्यता नहीं है, तो वो 2520 दल है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहाँ पे किया गया है, तो हाल में बिहार में किया गया है, और बिहार में ये 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। 65.6 लाख मतदाताओं का नाम कट चुका है इस परीक्षण में, और अभी चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है, जिसके तहत बिहार में भी चुनाव है 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और बाकी 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं कि यही रखना चाहते हैं, तो अपने मत के अनुसार वोटिंग कीजिएगा और बेहतर बिहार का भविष्य हो इसके लिए आगे बढ़िएगा। पुनरीक्षण से पहले बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 7.93 करोड़ थी। ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ का है, तो झारखंड का है। अंतर्राष्ट्रीय अब घटनाक्रम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिएगा तो भारत चीन सीमा विवाद समाधान हेतु 24वां वार्ता कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें भारत की तरफ से अजित डोभाल शामिल थे और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। बैठक कहाँ हुआ, तो बैठक हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में हुआ 19 अगस्त 2025 को, और अगली वार्ता कहाँ पे होगी, तो चीन में होगी। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति, तो क्या सहमति बना है, तो भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसमें सहमति बनी कि 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन करेगा उसमें भारत अपना समर्थन देगा। 2027 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी में चीन का समर्थन होगा, भारत को होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में होगा, और उसका चीन समर्थन करेगा। 2027 में कहाँ होगा, चाइना में होगा, जिसका समर्थन भारत करेगा। साथ ही साथ भारत चीन के बीच सीधा उड़ान सेवा पुनः शुरू हो चुका है, और भारतीय विदेश मंत्री ने 1949 ईस्वी से वन चाइना पॉलिसी के समर्थन होने की बात कही, यानी इन्होंने कहा कि हम अभी वन चाइना पॉलिसी की समर्थन करते हैं जो 1949 ईस्वी से है। ठीक है, तो भारत ने समर्थन किया है। यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा हो गया, तो बुल्गारिया। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का ये मुद्रा है यूरो, और 21वां देश बन गया है बुल्गारिया जो इसको अपना लिया है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारियन लेव का स्थान लेगा ये, और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो सोफिया है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये भारत के अच्छे दोस्त थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो अनुरा कुमार दिसानायके हैं, और हम्बनटोटा बंदरगाह पुस्तक कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है। तो जब महिंद्रा राजपक्षे थे तो इन्होंने चाइना को लीज पर दे दिया था हम्बनटोटा बंदरगाह को, जो कि श्रीलंका में स्थित है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की बात करें हम लोग, तो कुल 163 देशों ने भाग लिया इसमें। इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी, यहाँ से जारी होती है। 2009 से प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। ये 19वां संस्करण था इस बार। और भारत की रैंक की बात करें हम लोग, तो 115वां रैंक 2025 में आया है, यानी एक रैंक का सुधार हुआ है। पिछली बार 2024 में 116वां स्थान था। पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर कितना है, कभी कभी पूछ देता है, 2.229। इसमें जितना कम स्कोर होगा उतना बेहतर प्रदर्शन होगा, जितना लास्ट में अंक आएगा आपका उतना खराब प्रदर्शन रहेगा इसमें। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा अगस्त 2025 में हुई। राजनयिक संबंधों का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत और फिलीपींस, और द्विपक्षीय व्यापार यानी भारत और फिलीपींस के बीच कितना हो गया है, तो $3 अरब को पार कर चुका है। भारत ने फिलीपींस पर्यटकों के लिए 1 वर्ष के लिए फ्री वीजा की घोषणा किया है। भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है फिलीपींस है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की भारत यात्रा जो 24 से 26 अगस्त 2025 को हुआ। फिजी में 1869 से 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय गिरमिटिया मजदूर समाज के योगदान को दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया। भारत ने गिफ्ट में 12 कृषि ड्रोन व 2 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उपहार में किसको दिया, तो फिलीपींस को दिया, फिजी को दिया, फिजी को याद रखिएगा। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कॉल प्रतिबंधित कर दिया है किसने, तो रसिया ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब भारत जापान शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए। 15वीं शिखर सम्मेलन है 2025 में, ये भारत जापान शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया है। अगले दशक में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन निवेश का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। भारत जापान लघु और मध्यम उद्यम मंच शुभारंभ किया गया है। भारत जापान AI पहल शुरू की गई है। इसके अलावा हिमालय को
माउंट फुजी से जोड़ने के विषय के तहत भारत जापान पर्यटन विनिमय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक सफलतापूर्वक इसका मनाया गया। इसके अलावा देखिएगा तो भारत जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान वर्ष 2025 माना गया है। इसरो जक्सा यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो जक्सा संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, ये किन किन के पीछे है तो इसरो और जक्सा लूपेक्स मिशन है। चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण किया जाएगा। जक्सा प्रक्षेपण यान S3-24L से इसका किया जाएगा प्रक्षेपण। और मून लैंडर इसरो का होगा, जबकि रोवर किसका होगा तो जक्सा का होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। SCO देखिएगा यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025, तो SCO का 25वां शिखर सम्मेलन 2025 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच तियानजिन चाइना में हुआ और अब तक का सबसे बड़ा SCO सम्मेलन था ये। 10 सदस्य देश इसमें शामिल हुए। विषय क्या था थीम इस बार तो संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। ठीक है, चीन ने 2025 को SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित कर रखा है। PM मोदी ने SCO के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए। कौन कौन से स्तंभ बताएं, ये पूछ सकता है कि PM मोदी ने SCO सम्मेलन तियानजिन में कौन 3 स्तंभ बताए हैं। तो SCO, S फॉर सुरक्षा, C फॉर कनेक्टिविटी और O फॉर अपॉर्चुनिटी इन्होंने बताया है। ठीक है, अब साझा घोषणा पत्र SCO सम्मेलन के बाद जारी हुई, उसमें क्या क्या हुआ तो समावेशी अफगान सरकार का समर्थन किया गया। गाजा में तत्काल युद्ध विराम हो इसके लिए सभी ने समर्थन किया। फिलिस्तीन मामले के न्यायपूर्ण समाधान की अपील की गई। ईरान की संप्रभुता कमजोर करने वाली कार्यवाही का निंदा किया गया। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई, लेकिन भारत ने यहाँ पे इसका समर्थन नहीं किया। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या भारत ने समर्थन किया था, तो बिल्कुल नहीं। 26वां शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ पे होगा तो किर्गिस्तान में होगा। पहला सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ था तो 2001 में संघाई चाइना में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा 23वां, चूँकि भारत में हुआ था तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था 2023 में भारत में हुआ था और ये वर्चुअल मोड में हुआ था। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो नया आयकर अधिनियम 2025 पारित किया गया है। 64 साल पुराने 1961 अधिनियम जो 1 अप्रैल 1962 से लागू है उसका ये स्थान लेगा अधिनियम और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। 31 सदस्यीय प्रवर समिति ने अपने रिपोर्ट में 285 से अधिक बदलावों को सुझाव दिया था। जो पुराने नियम है उसमें 285 से अधिक चेंजेस किए गए हैं। वर्तमान में रेपो रेट की बात करें तो कोई चेंज नहीं किया गया है, अभी भी 5.5% पे बरकरार है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ग्लोबल फॉर्चून सूची 2025। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्चून द्वारा टॉप 500 कंपनियों की सूची हर वर्ष जारी की जाती है। भारत के 9 कंपनी इस बार इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से बात करें तो रिलायंस का जो इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका 88वां स्थान आया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का 95 रहा है। भारतीय तेल निगम 127 रैंक पे आया है ऑल ओवर 500 में। पहला रैंक बात करें तो वालमार्ट का आया है, अमेरिका कंपनी है, पहला रैंक है वालमार्ट का। अमेजॉन का सेकंड रैंक है, ये भी अमेरिका कंपनी है। और स्टेट ग्रिड जिसका थर्ड रैंक है ये चाइनीज़ कंपनी है। तो टॉप 3 और भारत का रैंक याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 88 नंबर पर है भारत की तरफ से पहला। इसके बाद देखिएगा तो देश में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ा है। ठीक है, 2023-24 में हम लोग बात करें तो ये रक्षा उत्पादन कितना का था तो 1.27 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि 2024-25 में कितना हो गया 1,50,590 करोड़ का, यानी कि 18% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है एक साल में। 2024-25 सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा रक्षा उत्पादन में तो 77%, यानी कि PSUs की। और निजी क्षेत्र का कितना योगदान रहा है इसमें तो 23% का रहा है। PM किसान सम्मान निधि योजना देखिए 20वीं किस्त इसकी बनारसी से जारी की गई है और दिसंबर 2018 से ये योजना लागू की गई है। चाइना का देखिएगा यहाँ पे तो जन्म दर बढ़ाने हेतु माता पिता को नहीं हाँ चाइना का ही है। जन्म दर बढ़ाने हेतु माता पिता को सब्सिडी प्रदान करने की चीन की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 तक चीन की आबादी घटकर 80 करोड़ तक रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण को RBI की मंजूरी मिल चुकी है। पर्यटन से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के GDP में पर्यटन क्षेत्र का कितना योगदान है तो 2022-23 में ये 5.09% योगदान था और 2023-24 में देखिएगा तो 5.22
ये अब ये अंतरिम है, चूँकि ये साल अभी चल ही रहा है, रनिंग में है, तो आगे इसकी परसेंटेज बढ़ने के और चांस है। तो पर्यटन का भी जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है, वर्तमान में 5.22% है। भारत आने वाले सर्वाधिक पर्यटक कहाँ के हैं? तो देखिए 1 नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे बांग्लादेश और 3 नंबर पे ब्रिटेन से हैं। तो सबसे अधिक पर्यटन अमेरिका, बांग्लादेश और ब्रिटेन से आते हैं भारत में। श्रम श्री योजना कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। चूँकि राज्य में वापस लौटने वाले जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको पुनर्वास के लिए 5,000 रुपये प्रति माह यानी 12 महीने तक ममता सरकार देगी। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ प्रोजेक्ट क्या है? तो श्रेष्ठ है ये स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है ये, और दवा नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने हेतु श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च किया गया है। तो श्रेष्ठ सूचकांक अगर कोई पूछे कि किस लिए लॉन्च किया गया है, तो दवा नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने हेतु केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा श्रेष्ठ सूचकांक को लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स जो है 2025 के, उसको देख लीजिए अक्टूबर महीने की। प्रदीपा महिषिनी कोलेने को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ए राजाराजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बनाए गए हैं, जो कि तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है, और संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। राजीव आनंद इंड बैंक के नए CEO बनाए गए हैं। सर्जियो गौर कौन है? तो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। ठीक है, सर्जियो गौर कौन है? तो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। अनिश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, यानी डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर बनाया गया है। अब जो अक्टूबर महीने के पुरस्कार और सम्मान है उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा। तो देखिए कीर्ति चक्र, शांति काल में अशोक चक्र के बाद ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और इस पर 4 वियोग मिला है, जिसमें कैप्टन लालरनी वामा साइलो को मिला है, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मिला है, लॉस्ट नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को मिला है, और सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मिला है। ये चारों थल सेना से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे तो वीर चक्र, युद्ध काल में दिया जाने वाला परमवीर चक्र व महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये 15 वीरों को दिया गया है इस बार, इनमें से 13 को ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है शौर्य चक्र, तो ये शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र व कीर्ति चक्र के बाद तीसरा बड़ा सम्मान है। इस बार 16 वीरों को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये 2023 का है, 2025 में मिला है। ठीक है, तो वर्ष 2023 के लिए 3 श्रेणियों में दिया गया है। इसमें देखिएगा तो फीचर फिल्म में दिया गया है और गैर फीचर फिल्म में दिया गया है, और इसके अलावा देखिएगा तो थर्ड श्रेणी है जो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में दिया गया है। तो पहले श्रेणी में बात करें हम लोग फीचर फिल्म में, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको माना गया है? तो 12वीं फेल को, 12th फेल को। निर्देशक इसके कौन थे? तो विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार को बात करें तो सुकृति बेनी बंदरेडी फिल्म गांधी तथा चेट्टू, ये तेलुगु है, और इनके साथ 3 अन्य को भी संयुक्त रूप से दिया गया है। सेकंड श्रेणी है जो गैर फीचर फिल्म, इसमें सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसे गया है? तो फ्लावरिंग मैन। निर्देशक कौन है? तो सौम्यजीत घोष है। थर्ड श्रेणी है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक उत्पल दत्त, असमी है ये, इनको दिया गया असमी में। इसके बाद है मणिकर्णिका विश्वकर्मा जो कि गंगानगर राजस्थान की है। वर्ष 2025 की मिस यूनिवर्स इंडिया चुना गया है। 18 अगस्त 2025 को जयपुर में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब इम्पोर्टेंट जो निधन हुए हैं पर्सन के उनको देख लीजिए, तो अक्टूबर मंथ के देखिए मेघनाथ देसाई, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। एल गणेशन, ये बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व नागालैंड के राज्यपाल। अच्युत पोदार, तो ये बॉलीवुड अभिनेता है और 3 इडियट्स में प्रोफेसर की भूमिका निभाए थे इन्होंने, और ये पूर्व में थल सेना के कैप्टन भी रह चुके हैं। अच्युत पोदार आपने अक्सर देखा होगा, जो कॉमेडी होती है उसमें अक्सर इनकी आवाज़ लोग लगाते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हो, वही अच्युत पोदार हैं। शिबू सोरेन जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता रहे, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे, आगे चल के झारखंड के
सीएम भी बने, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, कोयला मंत्री। सत्यपाल मलिक जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता थे, पूर्व गवर्नर, बिहार के भी थे, जम्मू कश्मीर के और गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। डॉक्टर वेस्पेस तो म्यूनिक ओलंपिक खेल 1972 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। स्वराज पाल भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति हैं। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को मनाया गया 2025 में। ये हर साल अलग अलग डे में मनाया जाता है। तो अर्थ ओवरशूट डे होता है। देखिए एक्चुअली में अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि किस डेट तक इस साल के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का मानव ने उपभोग कर लिया है, तो 24 जुलाई को इस बार मनाया गया है। जो महत्वपूर्ण बुक्स है अक्टूबर मंथ की उसको देख लीजिए। ए न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, तो मेहरान गुल का लिखा हुआ है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम, तो रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है, रुद्रांशु। उसके बाद ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, तो एमिली हेनरी का है। ह्यूमन एज इन द एआई एज, नितिन सेठ का है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, ऋत्विक सिंह का है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्साइज इंट्रोडक्शन, शशि थरूर जी का है, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टीली रिजॉल्व, तो सुभाष चंद्र गर्ग का है। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय का है। ये महत्वपूर्ण है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा तो बीम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली भारत मंडप में हुआ, 4 अगस्त 2025 को हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। स्लाइनेक्स SLINEX 2025, ये 12वां संस्करण था। ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इस बार श्रीलंका का तटपर्व मनाया गया 14 से 18 अगस्त को। ठीक है। INS राणा व INS ज्योति शामिल हुए भारत की तरफ से इसमें सेलेनिक एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा तो गुवाहाटी में स्थापित होगा देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, यानी कि यहाँ पे 22वां होगा। पूर्वोत्तर यानी कि शिलोंग के पश्चात असम के गुवाहाटी में यह स्थापित होगा, यानी पूर्वोत्तर में पहला शिलोंग का है, दूसरा गुवाहाटी का हो जाएगा। और बिहार में भी है, जो कहाँ पे है? तो बोध गया में है IIM। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देश में सबसे बड़ी मालगाड़ी का परिचालन, ये मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी थी। 7 इंजन इसमें एक साथ लगे थे। 354 वैगन इसमें अटैच थे। और इसका नाम क्या था? तो रुद्रास्त्र याद रखिएगा। 4.5 किलोमीटर लंबी, जो कि चंदौली से गढ़वा झारखंड तक चली है। चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक चली है। और पंडित दीनदयाल रेल मंडल से इसका संचालन किया गया है। ठीक है। अब नोट पॉइंट याद रखिएगा, इसके पहले भी एक ट्रेन चलाई गई थी जो छत्तीसगढ़ में सुपर वासुकी नाम से चलाई गई थी। ये 3.5 किलोमीटर लंबी थी और ये छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर तक 5 इंजन के साथ 295 वैगन के साथ चलाया गया था। महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से देख लीजिएगा अक्टूबर 2025 का। महिलाओं का यूरो कप फुटबॉल 2025 का आयोजन, मेजबान देश कौन था? तो स्विट्जरलैंड। विजेता कौन हुआ? इंग्लैंड। और उप विजेता स्पेन रहा। महिलाओं का कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है, इसका विजेता ब्राजील है। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? तो खालिद जामील बने हैं। ठीक है। सिनसिनाटी ओपन 2025 ये टेनिस से संबंधित है। आयोजन कहाँ हुआ? तो ओहियो अमेरिका में हुआ है। और सिनसिनाटी में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। और महिला में इका स्विटेक ने जीता है। विश्व जलीय खेल चैंपियनशिप 2025, इसका 22वां संस्करण हुआ, सिंगापुर में आयोजित हुआ। ये चीन का इसमें पहला स्थान आया है। भारत ने एक भी पदक इसमें हासिल नहीं किया है, 0 पदक है। और जलीय खेल का 23वां संस्करण कहाँ पे होगा? 2027 में बुडापेस्ट में होगा। बुडापेस्ट की राजधानी क्या है? हंगरी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे साइंस टेक के क्वेश्चन है, जो इसको हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और ये संपूर्ण PDF जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी भी रहेगा आपका, साइंस टेक, इसके अलावा आपका पर्यावरण से भी संबंधित रहेगा, परिस्थितिकी से। ये सारे PDF आपको सिंगल PDF में मिल जाएगा, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। ओनली आपको 11 रुपीज़ का पेमेंट करना है और संपूर्ण नोट्स आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि AEDO में आने वाले समय में कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BSSC CGL 4,
BSO और इंटर लेवल में भी। तो आगामी सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये अच्छी स्रोत है और करंट अफेयर का आप इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर से ये सीरीज चालू किए हैं और बहुत जल्द नवंबर का भी हम लोग लाने वाले हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।